एक्सप्रेस विस्फोट, मक्का मस्जिद विस्फोट, मालेगांव विस्फोट से जाहिर है कि वे बम रखते हैं और इसके लिए वे अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमें अपने देश की सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। गृह मंत्री के बयान का समर्थन उनकी ही पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर और संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने भी किया है। शिंदे के बयान के बाद शुरू हो गई है राजनीति। शिंदे के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। तो वहीं संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि शिंदे हिंदू नहीं दक्षिणपंथी आतंकवाद की बात कर रहे थे। हिंदू टेररिज्म कोई हिंदू है जो कम्युनिटी, उसके बारे में उनका कहने का मतलब नहीं था। वो तो एक फ्रेज लोगों ने लगा रखा है। मैं इसमें बिल्कुल इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि दक्षिणपंथी आतंकवाद कोई हिंदू टेररिज्म या कोई मुस्लिम टेररिज्म नहीं होता है ना। ये जो है कुछ फेनेटिक लोग होते हैं, फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं, वो ये काम करते हैं कट्टरपंथी, वो किसी भी मजहब हो, किसी भी धर्म में हो। तो उनका कहने का मतलब राइट विंग टेररिज्म था, न कि हिंदू टेररिज्म। मैं 100% इनसे सहमत हूं। शुक्र है कि देश के गृह मंत्री ने ये बताया है, क्योंकि ये कोई रहस्य नहीं, सबको पता था, लेकिन कहने की किसी की हिम्मत नहीं रही। तो मैं सुशील कुमार शिंदे जी को मुबारकबाद देता कि इन्होंने खुला कर दिया है ये जो चल रहा है षड्यंत्र हिंदू एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाने के लिए, और जो उसके साथ साथ जो कि उन्होंने सोशलिज्म की बात की, समाजवाद की बात की, दो शब्द जो कांग्रेस की विरासत से जुड़े हुए थे और जिनका जिक्र काफी नहीं हो रहा था। बीजेपी नेताओं को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का यह बयान कतई रास नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शिंदे को इस मामले पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शिंदे तुरंत अपने गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए माफी मांगे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आतंकवादियों के प्रति नरमी और देश में आप धर्म के नाम पर एक संस्था को, एक राष्ट्रवादी संस्था को, आरएसएस को आप आतंकवादी करार दे रहे हैं और एक गृह मंत्री आतंकवादी करार दे रहा है। निश्चित तौर से इसकी माफी मांगना चाहिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को। इसको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को और गृह मंत्री जी को, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बीजेपी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है, गृह मंत्री के बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी इसकी निंदा करती है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये देश के हित में दिया हुआ बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। गृह मंत्री का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरह से पूरी तरह जो आज देश में आतंकवाद को हिंदू और मुस्लिम के खेमे में बांटने का प्रयास है, और ये देश के हित में दिया हुआ बयान नहीं है। ये गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये इस तरह का दुष्प्रचार करके देश के हित में दिया हुआ बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। चिंतन शिविर में कांग्रेस के नए उपाध्यक्ष और पार्टी के नंबर 2 नेता चुने जाने के बाद रविवार को राहुल गांधी ने अपने पहले संबोधन में सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भी चर्चा की और कई बार भावुक भी हुए। उन्होंने आर्थिक सुधारों पर भी चर्चा की और कांग्रेस को ज्यादा सशक्त बनाने की भी बात कही। रविवार को जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि सबको साथ लेकर बदलाव किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी में मैं वकील का काम नहीं बल्कि जज का काम करूंगा। राहुल गांधी पहली बार भाषण देते हुए जज्बाती नजर आए। उन्होंने कहा कि कल रात मेरी मां मेरे पास आई और रोने लगी। वहीं राहुल ने व्यवस्था की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह पार्टी कांग्रेस हर भारतीय की है और आज हम सभी इसके लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी हर भारतीय को सहयोग देगी।
राहुल ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि सिर्फ चुनिंदा लोगों के हाथ में सत्ता क्यों है। उन्होंने कहा कि जहां देखो वहां मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ताकत सीमित है। राहुल ने कहा कि सबसे पहले हमें आम आदमी को समझना होगा और उसके लिए ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। पार्टी का सबसे बड़ा तकबा उन्हें अगले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल ने कहा कि आज जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं वही भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। 42 वर्षीय राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती की अपने युवा प्रशंसकों को वोट में बदलने की है। जयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान यूपीए सरकार ने ज्यादातर वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए ने बीजेपी कार्यकाल की अपेक्षा कहीं बेहतर काम किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने पिछड़े तबकों के हितों पर ध्यान दिया और साथ ही कृषि, शिक्षा और रोजगार में बेहतर काम किया। उन्होंने कहा कि एनडीए शासनकाल से ज्यादा विकास दर यूपीए सरकार ने हासिल किया है, लेकिन वैश्विक मंदी के बावजूद देश की विकास दर स्थिर रही है। साथ ही मनमोहन सिंह ने यूपीए के कार्यकाल में गरीबी घटाने का दावा किया। उन्होंने यह भी माना कि देश में महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना भी है। पाकिस्तान के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि पाक से रिश्ते की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ताना व्यवहार रहे, लेकिन उसे भी सहयोग करना पड़ेगा। चिंतन शिविर में अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह माना कि उनकी सरकार का प्रचार तंत्र बहुत प्रभावी नहीं रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना होगा और इसके लिए पार्टी और सरकार को अपना प्रचार तंत्र भी मजबूत करना होगा। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर पूरी तरह से नाटक है। कीर्ति आजाद ने कहा कि पिछले 9 सालों से कांग्रेस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई है और अब चिंतन शिविर करके नाटक कर रही है। कीर्ति आजाद ने पीएम के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम के बयान से साबित होता है कि वो सच्चाई से कितनी दूर है। पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि वो भी पाकिस्तान से दोस्ताना रिश्तों के हक में है, लेकिन अपने सैनिकों की जान के बदले नहीं। कीर्ति आजाद ने पीएम से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। कि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है, कमर तोड़ महंगाई, साथ ही साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार से देश में बढ़ा है, हर सत्र में हर महीने कोई न कोई नई भ्रष्टाचार का बात आती है और हम उसको उठाते रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से प्रहार पर प्रहार भारत पे किया जा रहा है, उसके ऊपर कड़ाई से जो एक संदेश भेजना चाहिए, उस विषय पर उन्होंने कुछ नहीं 2 लाइनें कहकर बात को खत्म कर दी कि हम चाहते हैं, लेकिन दोस्ती पाकिस्तान से सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने भी निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर से क्या निकल कर आया, ये किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। राम गोपाल ने पीएम के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि चिंतन शिविर करना बीजेपी और कांग्रेस के लिए आम बात है। इस चिंतन शिविर से क्या निकल कर आया है, ये किसी को समझ भी नहीं आ रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि राहुल को ये जिम्मेदारी बहुत पहले दे दी जानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने विधिवत राहुल जी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया है और ये कांग्रेस का संगठन का ये भी आंतरिक मामला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल जी को ये जिम्मेदारी बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, क्योंकि नंबर 2 तो कांग्रेस में वो पहले भी थे। ऑफिशियली नंबर 2 बनाने में जो विलम्ब किया है वो ठीक नहीं, उनको ये जिम्मेदारी बहुत पहले दे देनी चाहिए। इस बार उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव किसी फिल्मी ड्रामे से कम नजर नहीं आ रहा है। इस पद के दोनों दावेदार तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिन भर की गहमागहमी के बाद अपने अपने नामांकन वापस कर लिए। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव एक फिल्मी ड्रामा बनकर रह गया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने अपने अपने पर्चे वापस कर लिए हैं। दरअसल भाजपा हाईकमान आम सहमति से प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है। इस कड़ी में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का नाम फाइनल हुआ था, लेकिन पूर्व सीएम बीसी खंडूरी गुट के तीरथ सिंह रावत और कोश्यारी गुट के
त्रिवेंद्र रावत ने बीते 18 जनवरी को नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद नाम वापसी की तारीख 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय हाईकमान के दबाव के बाद दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन चुनाव अधिकारी को वापस कर दिए। उत्तराखंड बीजेपी के अंतर कलर गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि इस बार चुनाव में ऐसी अजीबोगरीब हालत बन गई है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला केंद्रीय हाईकमान को करना है। राजधानी लखनऊ में CM11 और IS11 के बीच एक मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में CM11 की टीम ने जीत हासिल की है। दरअसल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टीम ने 20 ओवर के इस मैच में 193 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके मुकाबले IS की टीम ने सिर्फ 182 रन ही बनाए और जीत की ट्रॉफी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हासिल की। क्रिकेट के मैदान पर आपने सचिन तेंदुलकर और धोनी जैसे धुरंधरों को अक्सर चौके और छक्के लगाते देखा होगा। आपने चौकों और छक्कों पर दर्शकों की तालियां भी सुनी होंगी। ट्रॉफी पाकर खिलाड़ियों को झूमते और लहराते हुए भी देखा होगा। लेकिन ये पहला मौका है जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बल्लेबाजी से बॉलरों के छक्के छुड़ा दिए। मौका था उत्तर प्रदेश में आयोजित IAS वीक के मौके का, जहां पर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक दिग्गजों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उतरकर अपने क्रिकेट मैच का प्रदर्शन किया। CM11 टीम के कप्तान अखिलेश यादव बने, तो वहीं IAS टीम के कप्तान एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक रंजन बने। मैच शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों ने मैच जीतने का दावा भी किया। टॉस CM11 ने जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया और 20 ओवर में 193 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने अपनी पारी में अर्धशतक भी लगाया, लेकिन IS11 की टीम ने भी 20 ओवर में केवल 182 रन ही बनाए और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टीम यानी CM11 ने बाजी मार ली और टीम विजयी घोषित की गई। मुख्यमंत्री को मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर कमेंट्री भी हुई और माहौल खुशनुमा बना रहा। खास बात ये भी रही कि ये पहला मौका था जब कई सालों बाद IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री की टीम आपस में मैच खेल रही थी। दिलचस्प ये भी रहा कि इस मैच को देखने के लिए सूबे के कद्दावर IAS अधिकारी मौजूद थे, तो वहीं साथ में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और सांसद डिम्पल यादव भी इस मैच को देखने के लिए लखनऊ के लामाटीनेर मैदान में पहुंची। मैच जीतने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें लगता था कि कुछ IAS अधिकारी कम खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैच खेलने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ IAS अधिकारी पुराने खिलाड़ी भी हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि अब सरकार और IAS अधिकारी मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम भी करेंगे। समीक्षा बैठक करने आए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव आज जेल निरीक्षण के बहाने मधुमिता हत्याकांड के अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी से की मुलाकात, जहां पूरे देश में महिलाओं के साथ होने वाली घटना को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। रेप जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हर शहर में मौत की सजा की मांग की जा रही है। वहीं पर मधुमिता हत्याकांड में शामिल अमरमणि से सहानुभूति जताने के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव आज मंडलीय कारागार गोरखपुर पहुँचे, जहां पर उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी से मुलाकात की और जेल का निरीक्षण भी किया। जेल में अमरमणि और जो भी यहाँ पर हैं तो उनसे मुलाकात भी की और निरीक्षण भी किया है करके जेल में जानकारी ली है और जेल में कुछ परिवर्तन भी करना है। जिला जेल में मुलाकात के बाद जब कैबिनेट मंत्री जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अमरमणि की सजा बहुत हो चुकी, अब इन्हें बाहर आना चाहिए। गैरसैंण पहाड़ी अंचल का एक छोटा सा इलाका इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति की धुरी बना हुआ है। कल तक जो नेता गैरसैंण का नाम लेने से कतराते थे, आज वो गैरसैंण की शान में कसीदे गढ़ने में घंटों बिता दे रहे हैं। साफ है क्योंकि ये राजनीति का मामला है और राजनीतिक दल इन दिनों गैरसैंण के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त हैं। पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। नरेंद्र सिंह नेगी ने जब यह गीत लिखा था तो पहाड़ के युवाओं के साथ साथ नेताओं और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि नेताओं का पहाड़ से पलायन और पहाड़ के मुद्दों की अनसुनी करने का राज्य में पुराना चल रहा है। लेकिन इन दिनों नेताओं का मूड बदला सा है। कांग्रेस की सरकार ने गैरसैंण जैसे ठेठ पहाड़ी अंचल में न केवल राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की, बल्कि भराड़ीसैंण में विधानसभा बनाने की घोषणा के बाद उसका शिलान्यास भी कर दिया। अब इसे कांग्रेस के मिशन 2014 की तैयारी कहें या फिर कुछ और, पहाड़ के भावनात्मक मुद्दे गैरसैंण के मुद्दे पर इन दिनों कांग्रेसियों का कब्जा है। इसलिए कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस फैसले में अपना अपना श्रेय लूटने में लगे हैं। साफ है प्रदेश में 2 निर्वाचित सरकार बन चुकी हैं, लेकिन गैरसैंण नाम पर कोई बोलने को तैयार नहीं था।
सरकार ने इस पर फैसला लिया है तो इसको फैसले का सम्मान कहा जा सकता है। भाजपा समझती है कि गैरसैंण का एक मुद्दा था, वो हमारे हाथ से निकल गया। उनके नेता खुद ही मानते हैं कि हमसे चूक हो गई। आज कांग्रेस ने